हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं उनको ट्रिक से जो है करेंगे। साथ ही साथ पार्ट 1 यानी कि भाग 1 को जो है हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी में ही। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा टोटल 22 पार्ट्स को जो है डिटेल में कर लिया था। कहने का मतलब क्या है, 22 पार्ट्स को ही हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट किया था। और इस लेक्चर में हम लोग उसी के आगे करने वाले हैं। पहले तो हम लोग जो टोटल हमारे 12 शेड्यूल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पार्ट 1 जिसको हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कहते हैं उसको भी करने वाले हैं। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा और कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें। ठीक है, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टोटल बेटा 22 पार्ट्स थे उनको हम लोगों ने 3 ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट किया था। एक ट्रिक था जिसको हम लोगों ने जाना था कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूपी टू मीट श्याम एंड रायन। इसके अलावा बेटा फेरी टेल्स जो होती हैं वो बहुत ही क्या होती हैं, इजिली टॉट की जाती हैं। इसके अलावा जो है मैगी को आप एज अ हेल्दी स्नैक खाइए। ये 3 ट्रिक्स जो है बताई थी आप लोग को, जिससे जो है आप लोग सारे के सारे जो टोटल 22 पार्ट्स हैं उनको आप लोग जो है कर सकते हो। आज जो है हम लोग उसी के आगे का पार्ट करने वाले हैं पॉलिटी में ही। और टोटल हमारे पास कितने बेटा वो शेड्यूल्स हैं, तो टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। इन्हीं 12 शेड्यूल्स को जो है हम लोग करने वाले हैं किसके माध्यम से, तो ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है बेटा, जो हमारे पास टोटल भाई पहले हम हमारे पास कितने जो है शेड्यूल हुआ करते थे, 8 शेड्यूल हुआ करते थे, है ना। और इस समय जो है आपके पास कितने शेड्यूल्स हैं, तो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। इनको जो है हम लोग ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ट्रिक क्या है बेटा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने पीएम के टीयर्स। ठीक है, तो बेटा पहला जो है आपका वो है टी। टी से क्या है बेटा, टेरिटरीज एंड स्टेट्स। ठीक है, यानी कि शेड्यूल 1 में जो है क्या है कि जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनके नाम हैं। इसके अलावा बेटा जो भी स्टेट्स हैं उनके नाम हैं। इसके अलावा ई का मतलब क्या है, इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, कितना पैसा मिलता है, कितना सैलरी मिलता है बेटा, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका इमोल्यूमेंट्स कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा ए से आपका क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा अफर्मेशन एंड ओथ। जो भी हम लोग जो भी जितने लोग जो है पद पर बैठते हैं वो क्या क्या जो है ओथ लेते हैं, क्या क्या अफर्मेशन लेते हैं, वो जो है आपका शेड्यूल 3rd में है। तो पहले शेड्यूल में क्या क्या हो गया बेटा, टेरिटरीज। दूसरे में बेटा एम्यूलेमेंट्स। और ए का मतलब क्या है बेटा, अफर्मेशन। इसके अलावा बेटा आर, आर का मतलब बेटा राज्यसभा सीट एंड उसकी एलोकेशन, कि राज्यसभा सीट्स कितनी कितनी जो है बटी हुई है कहाँ कहाँ पर। और एस का मतलब क्या है बेटा, एस का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एस का मतलब क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो बेटा देखो टीयर से ही आपके कितने हो गए, 5 शेड्यूल्स तैयार हो गए। टीयर से ही आपके कितने जो है शेड्यूल्स तैयार हो गए, 5। ठीक है, फिर बेटा ऑफ। ओ का मतलब क्या है बेटा, अदर ट्राइबल एरियाज, है ना, उस पर फोकस किया जाएगा शेड्यूल 6 में। और एफ का मतलब क्या है, फेडरल लिस्ट। एफ का मतलब क्या है बेटा, फेडरल लिस्ट, जो कि हमारे पार्ट 7 में है। ठीक है, फेडरल लिस्ट में क्या आ जाएगा, जो भी डिवीजन है ना, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो उसी को जो है हम लोग ने क्या लिखा है, फेडरल लिस्ट लिखा है, या जो भी लिस्ट वगैरह है ना वो सब इसमें आ जाएंगी, है ना। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये सब आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे 8वें शेड्यूल में है। और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बेटा, तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हुआ करती थी, तो सबसे पहले हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी बेटा पर्सियन, फारसी हुआ करती थी। फारसी के बाद जो है इसको चेंज किया गया 1833 में। और 1833 में जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बनी बेटा, इंग्लिश बनी थी। और इंग्लिश के बाद जो है हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है माना।
चलिए आगे की तरफ बेटा पढ़ेंगे। 9th शेड्यूल में क्या है बेटा, 9th शेड्यूल में ही हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स में है। जो भी बेटा रिफॉर्म्स हैं, जो कि जमीन से संबंधित जो आपके रिफॉर्म्स हैं, वो सब जो है इसमें आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा 10 में है डिफिकेशन, डिफेक्शन, सॉरी डिफिकेशन कह रहे हैं, डिफेक्शन है। डिफेक्शन का मतलब क्या है बेटा, दल बदल नियम। क्या होता है, इसको कहते हैं दल बदल नियम। इसको जो है बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, इसको बाद में ऐड किया गया था 1985 में। कौन से अमेंडमेंट से बेटा, तो 52nd अमेंडमेंट से जो है इसको ऐड किया गया था। ठीक है, 11वां 12वां याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ओल्ड हो गया बेटा, टीयर्स ऑफ ओल्ड हो गया, ओल्ड में आपका 10th तक की पहुंच गया। फिर आपका 11 और 12 में पीएम, पी का मतलब क्या है, पंचायत, जिसको 1992 में ऐड किया गया बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और एम का मतलब क्या है बेटा, म्युनिसिपैलिटीज, जिसको 1993 में ऐड किया गया था बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये टोटल आपके 12 शेड्यूल्स हैं, जिनको आप लोग को ट्रिक्स से याद करना है। ट्रिक्स बहुत आसान है। ट्रिक्स क्या है बेटा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलोगे। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलोगे। हो गया आप लोग का, तो बता दीजिएगा मेरे को। तो अब ये कभी भूलना नहीं, क्योंकि बेटा ये शेड्यूल से क्वेश्चन आता है और आप लोग याद करने में लगे रहते हो, फिर भूल जाते हो। ठीक है, पहले कितने शेड्यूल हुआ करते थे, 8, और अभी कितने हैं बेटा, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। पार्ट 1 शुरू करते हैं अब हम लोग, है ना। भाग 1 शुरू करते हैं, पार्ट 1, या जिसे हम लोग कहते हैं क्या, भाग 1। और इसमें क्या है बेटा, तो इसमें आपका आ जाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो है, ये आ जाता है आपका इसमें भाग 1 में आ जाता है। और इसमें आपका कितने आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो है इसमें हम लोग पढ़ते हैं। डिटेल में जो है सब कुछ आप लोग को लेके चलेंगे हम। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 या भाग 1 क्या कहता है, इसमें जो है 2 चीजें हैं बेटा। ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ ऑल स्टेट्स। ये हिंदी में क्या कहता है, इंडिया जो कि भारत है बेटा, वो सारे राज्यों का क्या है, सारे राज्यों का संघ है। संघ का मतलब क्या है बेटा, कि सब कुछ जो है इसी में ही आपकी आ जाते हैं। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 1 कहता है। देखो बेटा, इसमें इंडिया जो शब्द है, ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ये जो ग्रीक वर्ड है बेटा, किस शब्द से बना है, इंडोई शब्द से जो है हम लोगों ने इंडिया लिया है। ठीक है, और भारत जो है बेटा, हमारे जो फर्स्ट जैन तीर्थंकर हुआ करते थे, फर्स्ट जैन तीर्थंकर हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था बेटा, जिनका नाम था ऋषभदेव। इनका नाम क्या था, ऋषभदेव था, है ना। इन्हीं के ही पुत्र, इन्हीं के ही पुत्र जिनका नाम क्या था बेटा, भरत। तो इन्हीं के नाम पर जो है रखा गया क्या बेटा, भारत शब्द रखा गया। इसके अलावा बेटा दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भी भरत हुए हैं, तो उनके नाम पर भी रखा गया है। ठीक है, तो ये 2 चीजें। कुछ लोग का मानना ये था कि इंडिया भी जो है रखते हैं, कुछ लोग का मानना था कि सिर्फ भारत होना चाहिए। इसीलिए जो है जब आर्टिकल 1 बनाया गया, तो इन दोनों को ही शब्दों को क्या किया गया बेटा, इन दोनों शब्दों को ही इंक्लूड किया गया। चलिए आते हैं आगे की तरफ बेटा, और आर्टिकल 2 पे आते हैं।
लिखते हुए चलेंगे आप लोग सब कुछ भी छोड़ना नहीं है आप लोगों को। चलो, आर्टिकल 2 क्या कहता है बेटा? आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास क्या है बेटा? पावर है कि वो किसी भी राज्य को या किसी भी जगह को जो है भारत में ऐड कर सकता है या फिर नया राज्य बना सकता है। समझ गए आप लोग? तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? पार्लियामेंट हैज द पावर, Parliament has the power to admit into the Union of India, the Union of India। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर बांग्लादेश को भारत में आना है तो भैया आ जाओ। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। आई बात समझ में आप लोग को? पाकिस्तान को भारत में अगर शामिल होना है तो आ जाओ, है अफगानिस्तान को भारत में आना है तो आ जाओ। आर्टिकल 2 के तहत जो है ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी जगह को भारत में ऐड कर सकता है। इसके अलावा बेटा पार्लियामेंट के पास एक तो ये पावर है, ठीक है ना, एक तो ये पावर है, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा जो पावर है बेटा पार्लियामेंट के पास वो क्या है? तो वो ये है बेटा, टू स्टैब्लिश, द पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, द पावर to establish new states। नए राज्य बनाने की जो है शक्ति है इसके पास, ठीक है ना, नए राज्य बनाने की शक्ति है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बेटा बात करें, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो सिक्किम को जो है भारत का राज्य बनाया गया था। सिक्किम जो है भारत का 22nd स्टेट बना था। पहले ये भारत का पार्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में ये भारत का पार्ट हुआ, ठीक है। तो इसके लिए बेटा 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए गए थे। एक किया गया था 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एक किया गया था बेटा 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके तहत जो है सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। एसोसिएट स्टेट का मतलब क्या होता है? सह राज्य। क्या होता है बेटा? सह राज्य। सह राज्य का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो है भारत का ही जो है राज्य कहलाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर होगी वो राजा के पास होगी, ठीक है। लेकिन 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही जो है इसे फुल स्टेट का जो है दर्जा दिया गया। और भारत का कौन सा राज्य बना था बेटा ये? तो भारत का 22nd स्टेट जो है बना था, ठीक है। 22nd स्टेट ये बना था भारत का। क्लियर है चीज आप लोग को? तो ये दोनों आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। 4 आर्टिकल्स हैं, चारों आर्टिकल को समझना है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से राज्य कब कब जो है बने हैं, ठीक है ना, और कैसे जो है हमारे ये स्टेट्स बने। अभी हम लोग के पास कितने बेटा स्टेट्स हैं? तो 28 स्टेट्स हैं अपने पास, और 28 स्टेट के साथ आपके पास 8 यूटीज हैं, ठीक है ना, 8 यूटीज हैं। चलिए 29 थे एक्चुअली। जो जम्मू एंड कश्मीर था बेटा वो स्टेट हुआ करता था, लेकिन क्या किया गया बेटा? जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया, तो एक राज्य कम हो गया, तो अब 28 हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा 29th स्टेट कौन बना था, तो 29th स्टेट बना था तेलंगाना। हाँ तेलंगाना बना था, लेकिन चूंकि इसके बाद क्या हुआ था बेटा? जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया, 2 पार्ट में बांट दिया गया, तो एक राज्य कम हुआ ना, समझ गए? चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, बढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ। इसको आप लोगों ने लिख लिया है कि नहीं लिख लिया है? यस और नो? आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे और आर्टिकल 3 की बात करेंगे। आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है बेटा? कि लिखेंगे इट रिलेट टू द फॉर्मेशन ऑफ, it relates to the formation
और changes in existing states, changes in existing states। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो सारी लाइनें काफी टफ लगती हैं, इसको आसान भाषा में समझो बेटा। देखो आर्टिकल 2 ये कहता है कि मान लो ये जो है हमारा इंडिया है ना, और ये जो है हमारा भारत है। इस भारत में मान लो ये पाकिस्तान ऐड होना है, ऐड हो जाओ। बांग्लादेश को ऐड करना है, ऐड कर लो। ठीक है, म्यांमार को ऐड करना है, ऐड कर लो। किस आर्टिकल के तहत बेटा? आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? मान लो कोई जो है हमारे देश का ही राज्य है, उसमें जो है कोई भी चेंजेस करने हैं तो आर्टिकल 3 में होगा। जैसे अभी आपका जो है क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश जो है टूटा था, 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। इसके अलावा बेटा दादरा नगर हवेली को जो है एक किया गया। ठीक है, तो उसके लिए जो है किस आर्टिकल की जो है नीड, किस आर्टिकल के तहत किया गया था? आर्टिकल 3 के तहत। तो जब बेटा भारत के ही राज्य के अंदर कोई चेंज करना हो, इंडिया की ही बात हो, तो आर्टिकल 3। जब भारत के बाहर से कोई राज्य जो है भारत में आना चाहता है तो आर्टिकल 2। बेसिक डिफरेंस सबको समझ में आया? ठीक है, हिंदी में लिखोगे बेटा, भारत में नवीन राज्यों का जन्म तथा उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन है, तथा उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन है ना। उनकी बाउंड्रीज में हम लोग चेंज कर सकते हैं, उनके नामों को बदल सकते हैं। जैसे पहले उड़ीसा हुआ करता था, इस समय उड़ीसा है ना। सीमाओं में परिवर्तन है, तो ये सब बेटा आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। यानी कि भारत के अंदर जो राज्य है उनमें जो भी चेंजेस करने हैं वो हम लोग आर्टिकल 3 के तहत कर पाएंगे। चलिए आगे की तरफ जो है चलेंगे हम लोग। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा सकते हैं, किसी भी राज्य का एरिया कम कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज में चेंजेस कर सकते हैं, उसके नाम में बदल सकते हैं, बदल फेर कर सकते हैं। आ रही बात समझ में आप लोग को? इसीलिए बेटा इंडिया को क्या कहा गया है? इसीलिए इंडिया को कहा गया है, इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज, आर्टिकल से हटके ये बता रहे हैं, इंडिया इज राइटली described as an indestructible union of destructible states, destructible state। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमारे राज्यों को तोड़ा जा सकता है, वो हम ही लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यूनियन को, हमारे संघ को नहीं तोड़ा जा सकता। समझ गया? तो ये कहा जाता है। भाई अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में इसका उल्टा है, यूएसए में बेटा राज्यों को भी नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है ना। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि लॉज रिलेटेड टू आर्टिकल 1, 2 and 3 can be made by ordinary bill can be made by ordinary bill. Amendment is not compulsory. इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बेटा उत्तर प्रदेश को तोड़ा जाता है, यूपी पहले पूरा जो है आपका उत्तराखंड वगैरह सब कुछ था, है ना। अब ये उत्तराखंड और सिर्फ जो है यूपी का नीचे का पार्ट बचता है, तो क्या इनको तोड़ने के लिए किसी अमेंडमेंट की नीड पड़ेगी? नहीं।
किस आर्टिकल के तहत जो इसको तोड़ा गया होगा, आर्टिकल 3 के तहत जो है इसे तोड़ा गया होगा। सारी बात समझ में। तो जब भी जो है ऐसा जो है बात आता है तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट, कोई भी कोई भी आपका विधायक कह रहे विधेयक पास करने की जो है नीड नहीं होती है, संशोधन करने की नीड नहीं होती है। तो हिंदी में आप लोग लिख सकते हो अनुच्छेद 1, 2 और 3 से संबंधित किसी भी कानून के लिए, किसी भी कानून के लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो कोई भी अमेंडमेंट की नीड नहीं है। जैसे मान लो अभी उत्तर प्रदेश को और तोड़ दिया जाए तो ये पार्लियामेंट के पास राइट है, तोड़ सकता है, उसको किसी भी अमेंडमेंट करने की नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ बेटा कि जो भी अमेंडमेंट हम लोग करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं अमेंडमेंट। जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं, कमेंट करके बताइए आप लोग या बोलिए। 368 के तहत जो है क्या होता है बेटा, अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ, हम लोग बढ़ चलेंगे आगे की तरफ। नोट डाउन करते हुए चलिए आप लोग, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ और क्लियर करता हूँ इसे। तो ये चारों आर्टिकल्स हो गए। अब इसमें कुछ चीजें हम लोग जो है जानेंगे, जैसे बांग्लादेश के साथ जो है हम लोगों ने कुछ चीजें जो है क्या की थी, एक्सचेंज की थी। ठीक है, कुछ चीजें जो है हम लोगों ने दे दी थी बेटा और कुछ चीजें जो है हम लोगों ने ली थी। ठीक है, तो क्या क्या जो है हम लोगों ने किया था इसकी बात करेंगे। उससे पहले जरा चलिए बता रहा हूं मैं, तो हेडिंग डालोगे बेटा एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ क्या क्या चीजें जो है हम लोगों ने क्या किया था, एक्सचेंज किया था, इसकी बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात, इसको करने के लिए हम लोगों ने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हुआ था जिसमें जो है कुछ जो जगह थी बेटा या कुछ जो गांव थे वो हमारे बांग्लादेश में पड़ते थे और कुछ बांग्लादेश के जो है हमारे इंडिया में पड़ते थे। ठीक है, और ये कब हुआ था बेटा, तो ये आपका 2015 में किया गया था। कब किया गया था बेटा, 2015 में किया गया था। ठीक है, तो इस डील के अंदर क्या हुआ था बेटा, अंडर दिस डील, अंडर 111 इंक्लूड्स टू बांग्लादेश हम लोग ने दिए थे। अंडर दिस डील इंडिया ट्रांसफर्ड 111 एनक्लेव्स। एनक्लेव्स का मतलब क्या है बेटा, जो भी जगह थी, आप कह सकते हो छोटे मोटे गांव। ठीक है, एनक्लेव्स टू बांग्लादेश, इसको दिया था बेटा हम लोगों ने, बांग्लादेश को दिया था। हालांकि मैंने आप लोग को क्या बताया था, मैंने आप लोग को ये बताया था कि अगर भारत में कुछ ले रहे हैं तब तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर भारत से कुछ दे रहे हैं जो कि देना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की नीड पड़ी। तो हम लोग ने कुछ लिया भी और कुछ दिया भी। ठीक है, तो 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को जो है दिए गए थे और हम लोगों ने जो है लिया था बेटा बांग्लादेश ट्रांसफर्ड 51 एनक्लेव्स टू इंडिया।
ठीक है। और भारत को जो है कितने जो एनक्लेव्स मिले थे, 51 एनक्लेव्स मिले थे इंडिया को। ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू एरिया जो है मे बी जो है आपका किया गया हो, क्योंकि नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 111 है जो बांग्लादेश को दिया, बांग्लादेश ने हम लोग को कितना दिया, 51 जो है दिया। ठीक है, तो ये याद रखना। एनक्लेव्स का मतलब जगह कह सकते हो, छोटे मोटे गांव कह सकते हो, ये एनक्लेव्स का मतलब है। इसको भी आप लोग जो है फटाफट लिख लीजिए और आगे की तरफ बढ़ेंगे। और कैसे जो है हमारे राज्य बने भाई, जब हमारा भारत जो है आजाद हुआ था तो काफी सारी परेशानियां थी, दिक्कतें थी। कुछ लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, कुछ लोग इंडिया में ही रहना चाहते थे, कुछ लोग खुद ही जो है अपना एक देश बना के रहना चाहते थे। यही 3 ऑप्शंस मिले थे हमें। ठीक है, तो क्या क्या हुआ था और कैसे जो है पूरा भारत आपका जो है बन पाया, उसकी बेटा बात करेंगे। तो हेडिंग डालोगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। पास्ट में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स बहुत डिटेल में लेके चल रहे हैं आप लोग को, ताकि जो है सब कुछ आप लोग को समझ में आता जाए। ठीक है, जितना मैंने आप लोग को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में पढ़ाया है, लगभग लगभग आप लोग को 3 से 4 लेक्चर जो है दिए हैं, है ना, वो भी एक एक लेक्चर लगभग लगभग नहीं तो आपका 70 मिनट 80 मिनट का होगा, है ना। तो आप समझ सकते हो बेटा 8 लेक्चर तो खाली मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में ही लगा दिया। तो काफी डिटेल में लेके चलना है, बस आप लोग नोट्स जो है बनाते चलिए। ये डेटा आप लोग को जल्दी और कहीं नहीं मिलेगा, और बेसिक तरीके से जो है पढ़ा रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझिए और डेली बेसिस पे क्लास करिए। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपली स्टेट्स हेडिंग डालोगे, या हिंदी में लिखोगे आप लोग बेटा राज्यों का एकीकरण, राज्यों का एकीकरण। ठीक है, राज्यों का एकीकरण। ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है राज्यों को एक करने में, तो वो किया है बेटा कौन, तो वो किया है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसमें काफी ज्यादा जो है काम किया है, इसीलिए जो है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। भाई ये तो आप लोग को पता है कि इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना, ये तो सबको पता रहता है। लेकिन यस सर, पता है। हाँ, लेकिन ये बहुत कम लोग को पता रहता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं बेटा बिस्मार्क ऑफ इंडिया, तो जैसे जर्मनी का बिस्मार्क था, उसने जर्मनी का एकीकरण किया था, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के थे, इसलिए बेटा ये बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहलाते हैं। समझ गए आप लोग। हाँ, और अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही आपका 31 अक्टूबर को जो है सारे देशों को जो है एक मतलब सारे राज्यों को एक कर दिया था, इसीलिए हर 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है हम लोग मनाते हैं 31 अक्टूबर को। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको पहले सेव कर लेते हैं, इसी जगह बना लेते हैं। पढ़ते हैं आगे की तरफ बेटा। तो जिस समय बेटा इंडिपेंडेंस होता है, एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की समय की अगर बेटा बात करें हम लोग, तो यहाँ पर 2 तरीके के जो है इंडिया में 2 तरीके के वो हुआ करते थे, प्रोविंसेस होते हैं, हुआ करते थे 2 टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस इन इंडिया। भारत में 2 प्रकार के जो है प्रोविंसेस या प्रांत हुआ करते थे। एक तो था जिसको हम लोग क्या कहते थे, जिसको हम लोग कहते थे ब्रिटिश प्रोविंस। क्या कहते थे बेटा, ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे।
है ना। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, अभी जिसको हम लोग स्टेट कहते हैं वही पहले जो है क्या कहलाता था, प्रोविंस कहलाया करता था। ठीक है। और एक हुआ करते थे जिनको हम लोग कहते थे प्रिंसली स्टेट्स। क्या कहते थे बेटा? प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स बोले तो जो देसी रियासतें थी बेटा, देसी रियासतें थी, या जिनमें जो है डायरेक्ट जो है रूल किया करते थे कौन? राजा महाराजा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है टैक्स दिया करते थे अंग्रेजों को। ठीक है। तो डायरेक्ट जो है अंग्रेजों का रूल कहाँ पर था बेटा? यहाँ पर था। ठीक है। अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। और जो ये वाला पार्ट था बेटा, ये वाला था, इस पे जो है हमारे राजा लोग जो है अपना जो है रूल किया करते थे, लेकिन टैक्स दिया करते थे अंग्रेजों को। आ रही बात आप लोग को समझ में? चलिए, तो जब बेटा हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, ठीक है, जब हमारा क्या आता है बेटा? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया हुआ है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था? 1947 में आया था, क्योंकि 1947 में आया था। तो यहाँ पर बेटा 3 ऑप्शंस मिलते हैं लोगों को। पीपल्स गॉट 3 ऑप्शन, पीपल्स गॉट 3 ऑप्शंस। ये 3 ऑप्शंस क्या थे बेटा इनके पास? कि या तो आप ज्वाइन करिए क्या? टू ज्वाइन इंडिया, या तो आप इंडिया में ही रहिए। ठीक है। दूसरा, या तो आप ज्वाइन करिए पाकिस्तान, टू ज्वाइन पाकिस्तान। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या था बेटा? तीसरा ऑप्शन था टू रिमेन इंडिपेंडेंट, टू रिमेन इंडिपेंडेंट, टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है। ये 3 ऑप्शन थे। तो कुछ लोग बेटा पाकिस्तान चले जाते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में रहते हैं, और 3 जगह ऐसी थी बेटा जो कि आपकी इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, ना ही इंडिया ज्वाइन करना चाहती थी, ना ही पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहती थी। अब यहीं पर जो है सारा मसला होता है कि कैसे जो है इन 3 जगहों को, एक तो हैदराबाद था, दूसरा जूनागढ़ था, और तीसरा कश्मीर था, कैसे जो है एकीकरण किया जाता, कैसे जो है भारत में जो है शामिल किया जाता है, उसी पे काम किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ लो बेटा। हाँ बेटा, एनी क्वेश्चंस क्लास? बोलो। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे हम लोग, और पार्ट 2 हम लोग करेंगे जिसको सिटीजनशिप कहते हैं, यानी कि नागरिकता कहते हैं। पॉलिटी में ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके पूरी पॉलिटी को क्या कर लेंगे बेटा? कंप्लीट करेंगे। लक्ष्मीकांत के टॉपिक वाइज जो है लेक्चर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से नोट्स करते हुए चलिए, और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है क्लास, तो टाटा और बाय बाय, शबा खैर, गुड नाइट।